Good morning, student. Yesterday I completed all the terminologies in the surface chemistry. Today I will see difference between absorption and adsorption. Okay, what is different between adsorption and absorption? As you know that absorption is a bulk phenomenon. Bulk phenomenon. Bulk phenomenon means when we pour, absorb, weight. This is the absorbent. And suppose this surface is the absorbent. After some time you will find that this will come inside the adsorbent surface. Okay. What is bulk phenomena? When adsorbent or this one is the solute, you can say. Okay. Come inside the adsorbent. Okay. Means it is completely come inside the adsorbent surface. Therefore, it is called bulk phenomenon. And this one is surface phenomenon. Okay. Why it is called surface phenomenon? Because suppose this one is the adsorbent surface, and this one is the adsorbate. Okay. This adsorbate will remain on this surface. It will not come inside the adsorbent. If it will come, then it will occupy only few layers of the adsorbent. ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं एब्जॉर्प्शन और यहाँ पे एडसॉर्प्शन. ओके, यहाँ पे सबसे पहली बात हुई कि ये एब्जॉर्प्शन जो होता है वो बल्क फिनोमिना होता है. बल्क फिनोमिना क्या होता है? जैसे सपोज करो ये कोई सॉल्यूट पार्टिकल या एब्जॉर्बेट है, ये कुछ समय के बाद क्या होगा, सरफेस के अंदर पूरी तरह से आ जाएगा. ठीक है, सरफेस के अंदर पर्कुलेट करके नीचे आ जाएगा और इस वजह से ये पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गया इस प्रोसेस में, तो ये हमारा हो गया एब्जॉर्प्शन. ठीक है, इसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं. यहाँ पे क्या है कि जैसे एब्जॉर्बेट इस सरफेस पे आएगा तो वो सरफेस के नीचे नहीं जा पाएगा. अगर जाएगा भी तो एक दो लेयर नीचे जाएगा, बाकी इसी के ऊपर पड़ा रहेगा. तो इसलिए हम इसको कहते हैं सरफेस फिनोमिना. आई बात समझ में? आई होप ये बात समझ में आ गई होगी. ओके, अब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट है, फर्स्ट हो गया, सेकेंड concentration of solute is uniform throughout the solution. Okay. अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं. कहने का मतलब है कि जो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल है वो सरफेस के अंदर आ जाएगा और पूरी तरह से यूनिफॉर्म, हर उसके का अमाउंट कम नहीं होगा किसी साइड से, वो यूनिफॉर्म एक जैसा होगा. एक जैसा मतलब यूनिफॉर्म होगा. तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म. चूँकि ये सरफेस के बिलो आ गया है पूरी तरह से, तो इसको हम यूनिफॉर्म बोलेंगे. ये हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन जो होता है,
concentration of adsorbate is not uniform. ये यूनिफॉर्म नहीं होता. ओके, नॉट यूनिफॉर्म. क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये क्या होगा कि कुछ सारा पोर्शन जो है सरफेस के ऊपर होगा. अब इसमें से कुछ लेयर नीचे आ सकता है, तो अब इसका कुछ अमाउंट तो सरफेस के नीचे है और कुछ अमाउंट सरफेस के ऊपर है, तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इसको नहीं बोल सकते हैं. ओके, तो इस तरह से ये हो गया इसका कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन. ठीक है, मगर यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेट इज नॉट यूनिफॉर्म. क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये सरफेस मिला है, तो ये मोस्टली क्या होता है, सरफेस के ऊपर ही रह जाता है. बात समझ आ गई? आई होप ये समझ में आ गया होगा. चलो, अब यहाँ पे वही चीज थर्ड, अगर ये ऑप्शन सॉलिड में हो रहा है, ठीक है, तो कंसंट्रेशन एक बार और लिखेंगे यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ solute is uniform in solid absorbent. ओके, सॉलिड एब्जॉर्बेंट में ये यूनिफॉर्म होता है. ठीक है, और ये जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट is not uniform. Form in solid adsorbate. ओके, यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं होता है. आई बात सुनी? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मोर ऑफ द पोर्शन जो होता है वो सरफेस के ऊपर होता है, वेरी लेस बिलो द सरफेस होता है. यहाँ यूनिफॉर्म क्यों होता है? क्योंकि ये सरफेस के नीचे आ जाता है. तो इस तरह से हमने देख लिया यहाँ पे कि एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन के अंदर क्या डिफरेंस है. ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन देखेंगे. ओके, तो अगला हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन. Okay, students, now we will see here the mechanism of adsorption, how adsorption takes place. Okay, first of all you see here, suppose this is the adsorbent, okay, and these are the adsorbed. If you think about these particles, okay, suppose this is the surface, this is the surface, okay, and there are some particles of adsorbent. Okay, particles of adsorbent, these are the particles. Okay, we will take a small surface only, and here are also particles. Okay, and here is particle in between. You will see that those particles which are inside the surface, they have balanced force. Okay, they have balanced force, due to which
they have no surface to attract any more particles. They have no free surface to attract any more particles. But on the surface, these particles have unbalanced force. Okay, and this unbalanced force create force of attraction. This unbalanced force क्रिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हम क्या समझ रहे हैं कि किसी भी सरफेस के ऊपर कोई भी पार्टिकल्स कैसे अट्रैक्ट होके एड्सॉर्ब हो जाता है, यानी एड्सॉर्बेंट सरफेस के ऊपर. अब जैसे ये हमारा ये बोर्ड है, इस बोर्ड को हमने साफ कर दिया, ठीक है. अब इस पे देखेंगे थोड़ी देर बाद क्या होगा, डस्ट पार्टिकल आके चिपक जाएंगे. क्यों डस्ट पार्टिकल आके चिपक गए, तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि जो सपोज ये हमारा एक बोर्ड का एक टुकड़ा है, ठीक है, ये इतने पार्टिकल्स से मिल करके बना हुआ है. अब ये जो पार्टिकल्स हैं बीच में, ये तो चारों तरफ से सराउंडेड है, चारों तरफ से क्या है, सराउंडेड है. लेकिन जो पार्टिकल्स ये सरफेस के ऊपर है वो चारों तरफ से सराउंडेड नहीं है, उनका एक सरफेस फ्री बना हुआ है, एक सरफेस फ्री बना हुआ है. और इन पार्टिकल्स के ऊपर जो है अनबैलेंस फोर्स लग रहे हैं. ये अनबैलेंस फोर्स जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स है, इधर कोई फोर्स नहीं है. अब ये जो अनबैलेंस फोर्स है, ये अनबैलेंस फोर्स क्या करता है, क्रिएट करता है अट्रैक्टिव फोर्स को. और उस अट्रैक्टिव फोर्स के कारण जो है डस्ट पार्टिकल्स जो है आकर के इसके ऊपर जमा हो जाते हैं. तो बात समझ में आई कि नहीं. बात सीधी सी है कि जो हमारा एड्सॉर्बेंट सरफेस होता है, एड्सॉर्बेंट सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल्स होंगे उनके पास अनबैलेंस फोर्स होगा. यहाँ पे देख लिया, सपोज एक पार्टिकल यहाँ है, ये पार्टिकल यहाँ पे है, तो जितने भी पार्टिकल सरफेस पे होंगे, उन सब के पास अनबैलेंस फोर्स होगा, ठीक है. और इस अनबैलेंस फोर्स का रिजल्ट क्या होता है, रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होता है. और उस फोर्स के कारण कोई भी पार्टिकल आकर के चिपक जाता है. आई बात समझे. तो इस तरह से कोई भी पार्टिकल्स आकर के इसके सरफेस के ऊपर चिपक जाते हैं. अब जब हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा हम सरफेस एरिया, अब सपोज करो कि अभी इस सरफेस पे हो रहा है, हमने यहाँ से इसको कट कर दिया, एक नई सरफेस एरिया बना दिया. ये सपोज ये हमने इसको 2 टुकड़े कर दिए, ठीक है. अब इसका जो है सरफेस एरिया बढ़ गया, एक ये नई सरफेस बन गई, यहाँ भी एक नई सरफेस बन गई. अब यहाँ भी रेजिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो गया इस नई सरफेस में, ठीक है. जैसे ये हमारे पास पेन है, तो हमने कहा कि इस सरफेस के ऊपर पूरा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है. और इस सरफेस में जो पार्टिकल्स हैं उनके पास अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनके पास क्या है, अनबैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. इसकी वजह से वो किसी भी पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. लेकिन अब जैसे जैसे हम सरफेस एरिया एड्सॉर्बेंट का बढ़ाएंगे उतना ही तेज़ी से एड्जॉर्प्शन होगा. तो सपोज करो यहाँ पे हमारे पास इतनी सरफेस एरिया, एक सरफेस एरिया है, ये पूरी, ये सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया. अब अगर इसको हम 2 टुकड़े कर दें, यहाँ से ये 2 टुकड़े हो गए, तो नई एक सरफेस एरिया ये भी क्रिएट हो गई, एक सरफेस एरिया ये भी, जस्ट डबल सरफेस एरिया बढ़ जाती है, ठीक है. तो जैसे जैसे हम एड्सॉर्बेंट की सरफेस को बढ़ाते हैं, प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ने लगता है. और नेक्स्ट थिंग ये होती है कि जब ये डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पे आते हैं इस सरफेस पे, अट्रैक्शन के कारण तेज़ी से आते हैं. और जब अट्रैक्शन के कारण आते हैं तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है. क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है. तो इस तरह से जो हमारा एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. तो हमने मैकेनिज्म में क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो पार्टिकल्स
सरफेस पे होते हैं वो अनबैलेंस फोर्स के कारण एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स आकर के अट्रैक्ट हो जाते हैं सरफेस पे। जबकि जो सरफेस के अंदर होते हैं वो चारों तरफ से पार्टिकल से सराउंडेड होते हैं, तो वो किसी प्रकार का अट्रैक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि यहाँ पे जो सरफेस वाले पार्टिकल्स हैं अनबैलेंस फोर्स के कारण जो अट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हैं वो अट्रैक्शन फोर्स सरफेस एरिया बढ़ाने पे बढ़ जाता है। और तीसरी बात ये कि जब भी एड्सॉर्बेट सरफेस से आकर अट्रैक्ट होता है तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। इस तरह से हमारा जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो हम यहाँ पे 3 पॉइंट लिख देते हैं, ये आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि particles on the surface are not surrounded by other particles, therefore they have unbalanced force which results to generate residual which results residual attractive force which attract adsorbate particles। ओके, ये क्या करता है, एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है। अब यहाँ पे ये जो रेजिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सरफेस एरिया बढ़ाने पर बढ़ जाता है। दिस रेजिडुअल फोर्स of attraction on adsorbent surface is increased by increasing surface area of adsorbent। ओके, और थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे। ये तो हो गया हमारा, हम लोग समझ गए। और हमारा जो थर्ड पॉइंट होगा वो थर्ड पॉइंट ये होगा कि when adsorption occur on the surface, heat is released, therefore adsorption is a exothermic process। ओके, तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट देख लिए। एक तो हमने यहाँ पे देख लिया
कि जो पार्टिकल्स ऑन सरफेस होते हैं वो चारों तरफ से पार्टिकल्स से सराउंडेड नहीं होते हैं, ठीक है, नॉट सराउंडेड बाय अदर पार्टिकल्स, देयरफॉर दे हैव अनबैलेंस्ड फोर्स, ओके। और ये अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करता है, विच रिजल्ट से रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। वो फोर्स फिर क्या करता है, दैट फोर्स एब्जॉर्ब पार्टिकल्स, एब्जॉर्ब पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। दिस, अब जो ये रेजिडुअल फोर्स है, दिस रेजिडुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन एब्जॉर्बेंट इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। जैसे हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस बढ़ जाता है। और एक चीज़ हम जानेंगे कि जब अट्रैक्शन होगा सरफेस के ऊपर तो जैसे ही बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि जब ये एब्जॉर्बेंट आकर के स्टिक करेगा तो यहाँ पे दो सरफेस आपस में मिलेंगी तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, इसलिए हमारा जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वो क्या होता है, एक्सोथर्मिक हो गया। तो ये हमने जान लिया, यहाँ पे जो है कि यहाँ पे जान लिया हमने मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब इसके लिए एक चीज़ और हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे फ्री एनर्जी अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, हम लोग जानते हैं डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एच माइनस डी डेल्टा एस, जो हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। तो अगर ये वैल्यू जितना निगेटिव आएगी उतना एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के लिए डेल्टा जी हमारा, कोई भी हम रिएक्शन जानते हैं चाहे एब्जॉर्प्शन हो चाहे कुछ भी हो, डेल्टा जी मस्ट बी निगेटिव, डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। और यहाँ पे जो हमारा डेल्टा एच है वो तो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और डेल्टा एस हमारा जो है कि मोर पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है, तो ये बड़ी हो जाएगी और इसमें से घटाएंगे तो हमें नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो ये कंडीशन होता है एब्जॉर्प्शन के लिए। यानी यहाँ पे एक चीज़ और जान सकते हैं कि यहाँ पे अगर डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी डेल्टा एस से तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस अफेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस, अब इसके बाद हम लोग टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन देखेंगे, ठीक है, टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो नाउ वी विल सी हियर द टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। देयर आर टू टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन, वन इज द physisorption and other is the chemisorption. These are the two. physisorption क्या होता है, ये accumulation of gas particles on the surface of adsorbent, सरफेस भी ले सकते हैं, adsorbent on account of weak van der Waals force
It is known as physisorption. Okay. It is also known as van der Waal adsorption. Van der Waal adsorption. ओके, तो यहाँ पे अगर किसी सरफेस के ऊपर गैस मॉलिक्यूल आकर के वीक अट्रैक्शन फोर्स के कारण एब्जॉर्ब हो गए तो इसको फिजिसॉर्प्शन कहते हैं। यहाँ पे कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, वहाँ कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए ये जो होते हैं रिवर्सिबल होते हैं। इन्हें हम फिर से हटाएंगे, ये फिर आ जाएंगे फिर, और किसी भी तरह से ये स्पेसिफिक नहीं होता है। फिजिसॉर्प्शन जो होता है वो किसी तरह से स्पेसिफिक नहीं होता है, क्योंकि किसी भी सरफेस पे धूल जाके जमा हो सकती है। वो कोई डिसाइडेड नहीं है कि इस सरफेस पे धूल नहीं जमा हो सकती है, डस्ट नहीं आ सकते हैं, गैस मॉलिक्यूल नहीं जा सकते हैं। तो हम यहाँ पे जान गए कि जो गैस मॉलिक्यूल का सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट होना और वो भी वीक van der Waal फोर्स के कारण, हमें उसको फिजिसॉर्प्शन कहते हैं। वहाँ कोई बॉन्ड नहीं होता, कोई स्पेसिफिसिटी नहीं होती है, और ये जो फिजिसॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। आएगा समझ? तो हमने यहाँ पर जान लिया फिजिसॉर्प्शन। अब हम दूसरा डेफिनेशन जान जाते हैं, क्या चीज़, केमिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन क्या होता है, यहाँ पे द process of adsorption which is the result of, which is due to chemical bond formation between chemical bond formation between adsorbate and adsorbent, okay, is known as केमिसॉर्प्शन। ओके, इसको हम केमिसॉर्प्शन कहते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि ये जब सरफेस के ऊपर कोई चीज़ आएगी तो ये क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो कुछ पार्टिकल इसके नीचे चले जाएंगे या केमिकल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे क्या था कि ये सरफेस के ऊपर था, यहाँ कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा था वीक van der Waal फोर्स में। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अब जो हमारा केमिसॉर्प्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक होगा, किसी एक पर्टिकुलर रिएजेंट के साथ, कैटलिस्ट के साथ यहाँ पे रिएक्शन होगा और केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो उस सरफेस से हम उसको रिमूव नहीं कर सकते, जल्दी क्या कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते। अगर हमने जैसे पेंटिंग कर दी इस वॉल के ऊपर, तो अब उसको हमें अलग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो हमने कहीं पेंटेड सरफेस कर दी तो वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया और उसे हमें अलग करने के लिए बहुत एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो एक बार फिर से जान लेते हैं कि फिजिसॉर्प्शन क्या होता है। एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ गैस सरफेस के ऊपर हो जाती है और वो जो है वहाँ पे वीक van der Waal फोर्स होता है। तो उस वीक van der Waal फोर्स के कारण हम जो है कि उस गैस मॉलिक्यूल को डिसॉल्व कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा फिजिसॉर्प्शन होता है वो कभी भी स्पेसिफिक नहीं होता। लेकिन केमिसॉर्प्शन में क्या होता है
कि केमी ऑप्शन तभी होगा जबकि केमिकल बॉन्ड बन जाएंगे बिटवीन एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट सरफेस के बीच में, इसलिए स्पेसिफिक होता है, नॉन रिवर्सिबल होता है। ठीक है, रिवर्सिबल नहीं होता है, नॉन रिवर्सिबल होता है, क्योंकि वहाँ पे केमिकल बॉन्ड बन गया है, अब उस बॉन्ड को हमें तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है हमने देख लिया केमी ऑप्शन क्या होता है और फिजिक्स ऑप्शन क्या होता है। अब इसमें चाहे तो हम डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब कल हम इसमें जो है स्पेसिफिसिटी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमी ऑप्शन है फिजिक्स ऑप्शन पढ़ेंगे और वहाँ पे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।